Good morning students. Welcome to SR Biology online classes. My name is संपत राजनागर। तो इस थर्ड चैप्टर का आज लेक्चर फोर्थ है। इस लेक्चर में अभी तक अपन ने नर और मादा नर अपन ने स्टार्ट किया, जनन की डेफिनेशन समझाए। जनन के बाद अपन ने गौण लैंगिक द्विरूपता के बारे में अपन ने देखा। लैंगिक द्विरूपता के बाद अपन ने गौण लैंगिक लक्षणों के बारे में, नर और मादा के गौण लैंगिक लक्षणों के बारे में अपन ने देखा। भाई नर में और मादा में कौन कौन से गौण लैंगिक लक्षण पाए जाते हैं। फिर उसके बाद देखा अपन ने कि नर और मादा में कौन कौन से प्राथमिक लैंगिक अंग और द्वितीयक लैंगिक अंग पाए जाते हैं। उसके बाद लैंगिक अंगों के बाद अपन ने नर का जो जनन तंत्र है उसके बारे में स्टडी किया। नर जनन तंत्र श्रोणी क्षेत्र में होता है। उसके नर जनन तंत्र के कौन कौन से भाग होते हैं। नर जनन तंत्र जो होता है उसके भी अलग अलग जो भाग होंगे उनका भी अपन अलग अलग वर्णन देखेंगे। फिर अपन ने नर जनन तंत्र का आरेख बनाया। नर जनन तंत्र के बाद वर्षण कोश का अपन ने डिटेल देखा। वर्षण कोश कहाँ पर होते हैं, उनका टेम्परेचर कितना होता है, ये चीजें अपन ने वहां पर डिस्क्राइब देखी। अगली कंडीशन अपन ने वर्षण का सेकंड पॉइंट अपना वर्षण का स्टार्ट हुआ। वर्षण का आकार कैसा होता है, कैसे रंग के होते हैं, उनकी लंबाई कितनी होती है, उनकी चौड़ाई कितनी होती है, ऐसा अपने बैकग्राउंड में वर्षण की बाहरी जो भी एक्सटर्नल फॉर्म है उनके बारे में देखा। उसके बाद वर्षण की आंतरिक संरचना में फर्स्ट पॉइंट अपन ने वर्षण की लंबवत काट का अध्ययन किया। दूसरा जो पॉइंट का अध्ययन किया वर्षण की आंतरिक संरचना में, वो देखा वर्षण की अनुप्रस्थ काट, मतलब टीएस ऑफ टेस्टिस, एलएस ऑफ टेस्टिस, मतलब वर्षण की लंबवत काट का डायग्राम बनाया और वर्षण की अपन ने अनुप्रस्थ काट का डायग्राम बनाया। तो वर्षण की जो लंबवत काट है, वर्षण की जो लंबवत काट है, या आप कह सकते हो जो टेस्टिस ऑफ, ये आप कह सकते हो एलएस ऑफ टेस्टिस है। एलएस ऑफ टेस्टिस में वर्षण की जो लंबवत काट है, उस लंबवत काट में आपने सुरक्षात्मक आवरण देखे। सुरक्षात्मक आवरण कौन कौन से होते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर देखी। जो वर्षण का लंबवत काट है, उस वर्षण की लंबवत काट में पहले वर्षण के बाहर की ओर सुरक्षात्मक आवरण पाए जाते हैं। अब सुरक्षात्मक आवरण है, प्रोटेक्टिव जो आवरण होते हैं, उसमें पहला आपने ट्यूनिका वेजाइनैलिस देखा। फिर सेकेंड अपन ने ट्यूनिका एल्बुजिनिया देखा। थर्ड अपन ने ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा देखा। मतलब तीन सबसे बाहर पाए जाने वाले आवरण को ट्यूनिका वेजाइनैलिस कहते हैं, मध्य आवरण को ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं, और ट्यूनिका वेस्कुला सबसे आंतरिक आवरण को ट्यूनिका वेस्कुलोसा कहा जाता है। लेकिन जो ट्यूनिका वेजाइनैलिस है ये दो लेयर से बना होता है। ट्यूनिका वेजाइनैलिस 2 लेयर से बना होता है, 2 लेयर का बना होता है, जिससे आप बोल सकते हैं पेराइटल लेयर, पेराइटल परत। सेकंड पॉइंट है विसरल परत, यह विसरल लेयर। तो जो ट्यूनिका वेजाइनैलिस है वो 2 लेयर से बना होगा, जिसे आप कह सकते हो कि एक तो ट्यूनिक कौन सी होगी, पेराइटल लेयर हो गई, और दूसरी कौन सी होगी, विसरल लेयर हो गई। दोनों लेयर हो गई, और उन लेयर में दोनों के बीच में गैप पाया जाता है। दोनों के बीच में जो गैप पाया जाएगा, उन दोनों के गैप को क्या बोला जाता है, योनि कोश कहा जाता है। क्या कहा जाता है,
पैराइटल लेयर और विसरल लेयर के बीच में पाए जाने वाले आवरण को, बीच के गैप को, उनमें जो अवकाश पाया जाता है या देह हुआ पाए जाते हैं उसको योनिकोश कहा जाता है। आप कह सकते हो कि यह सबसे बाह्यतम आवरण होता है, ये मध्य आवरण होता है, ये आंतरिक आवरण होता है। तो आप कह सकते हो कि सुरक्षात्मक परतों के रूप में 3 परतें पाई जाती है। सबसे बाहर पाए जाने वाले ट्यूनिका वेजाइनलिस है, फिर ट्यूनिका एल्बुजिनिया है, फिर ट्यूनिका वेस्कुलोसा। सबसे आंतरिक जो परत है वो ट्यूनिका वेस्कुलोसा होती है। फिर उसके बाद अपने जो स्टडी करेंगे, सेकंड पॉइंट अपना स्टडी करेंगे टेस्टिकुलर लोब्यूल। कौन सा? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। इनको आप कह सकते हो प्रोटेक्टिव लेयर। क्या बोल सकते हो? प्रोटेक्टिव लेयर। सेकंड पॉइंट है टेस्टिकुलर लोब्यूल, जिसे आप बोल सकते हो वर्षण पालिकाएं। क्या बोला जाता है? वर्षण पालिकाएं। ध्यान में रखना, जो आंतरिक आवरण है ट्यूनिका वेस्कुलोसा, ये अंदर की ओर धसेगा, अंदर की ओर पटों का निर्माण करेगा और अंदर की ओर पटों का निर्माण करके ऐसे अलग अलग क्या बनाएगा? चेम्बर लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। ऐसे क्या बनाएगा? चेम्बर बनाएगा। ये तो हो जाएंगे सेप्टा, ये तो हो जाएंगे पट, और इन पट में क्या प्रेजेंट होता है? ये पट के बीच में, दोनों पट के साइड पर क्या प्रेजेंट होता है? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट होता है। और इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स की संख्या होती है ना, वो 250 होती है। आप कह सकते हो कि जो प्रत्येक वर्षण होते हैं, प्रत्येक वर्षण में लगभग 250 चेम्बर पाए जाते हैं, 250 कक्ष पाए जाते हैं। कह सकते हो कि प्रत्येक वर्षण में लगभग 250 चेम्बर या 250 कक्ष पाए जाते हैं, जिन्हें टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहा जाता है। और इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर ही सेमिनिफेरस नलिकाएं पाई जाती है। तो आप कह सकते हो कि जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, उन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर ही क्या पाई जाती है? सेमिनिफेरस नलिकाएं पाई जाती है। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, उनके अंदर क्या पाई जाती है? सेमिनिफेरस नलिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है भैया? आप देख रहे हो डायग्राम में, थोड़ा थोड़ा कल डायग्राम मैंने बनवा दिया था कि जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होती है उनके अंदर क्या पाई जाती है? सेमिनिफेरस नलिकाएं पाई जाती है। कौन सी नलिकाएं पाई जाती है? सेमिनिफेरस नलिकाएं पाई जाती है। थर्ड पॉइंट है सेमिनिफेरस नलिकाएं। अपन ने अभी देखा कि जो चेम्बर्स होते हैं, उन चेम्बर्स में, जिसे आप टेस्टिकुलर लोब्यूल बोल रहे हो, जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, उन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 1 से 3 कुंडलित, ऐसे कह सकते हो, ऐसे 1 से 3 कुंडलित क्या पाई जाती है? नलिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है? आप कह सकते हैं कि जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं उसमें 1 से 3 अति कुंडलित क्या पाई जाती है? अति कुंडलित नलिकाएं पाई जाती है। 1 से 3 अति कुंडलित नलिकाएं पाई जाती है, जिन्हें क्या वाला बोला जाता है? सेमिनिफेरस नलिकाएं कहा जाता है। क्या बोला जाता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहा जाता है। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है ना, वो संयोजी उत्तक में धसी होती है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहाँ धसी होती है? संयोजी उत्तक में धसी रहती है। कहाँ पर धसी रहती है भैया? संयोजी उत्तक में धसी होती है। और ध्यान में रखना, जो सेमिनिफेरस नलिकाएं हैं, इन सेमिनिफेरस नलिकाओं के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण किया जाता है। क्या किया जाता है?
शुक्राणु का निर्माण किया जाता है, स्पर्म का प्रोडक्शन किया जाता है। इसलिए सेमिनिफेरस जो नलिकाएं होती है इनको क्या कहा जाता है? वर्षण की। सेमिनिफेरस नलिकाओं को वर्षण की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। वर्षण को ध्यान में रखना, सेमिनिफेरस नलिकाओं को वर्षण की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। आप डायरेक्ट भी बोल सकते हो, वर्षण की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? सेमिनिफेरस नलिका कहा जाता है। तो आप कह सकते हो कि जो प्रत्येक जो वर्षण होते हैं उसमें लगभग 750, प्रत्येक वर्षण में लगभग 750 सेमिनिफेरस नलिकाएं पाई जाती है। प्रत्येक वर्षण में लगभग 750 सेमिनिफेरस नलिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सेमिनिफेरस नलिकाएं पाई जाती है। अर्थात आप कह सकते हो कि एक वर्षण में 250 क्या पाए जाते हैं? चेम्बर पाए जाते हैं। एक वर्षण में 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स पाए जाते हैं। तो एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 1 से 3 कुंडलिक, क्या 1 से 3 कुंडलिक कोइल्ड क्या पाए जाते हैं? सेमिनिफेरस नलिकाएं पाई जाती है। तो अर्थात आप कह सकते हो कि 750 सेमिनिफेरस नलिकाएं पाई जाएगी। प्रत्येक वर्षण में 750 सेमिनिफेरस नलिकाएं पाई जाती है। तो दोनों वर्षण में कितनी हो जाएगी? 1500 सेमिनिफेरस नलिकाएं हो जाएगी। इस प्रकार से आप कह सकते हो कि जो सेमिनिफेरस नलिकाएं हैं उस सेमिनिफेरस नलिका में क्या वो कंडीशन पाई जाती है? सेमिनिफेरस नलिका में दो प्रकार की कोशिकाओं के आवरण पाए जाते हैं। सेमिनिफेरस नलिकाओं में 2 प्रकार की कोशिकाओं के आवरण पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? फर्स्ट कंडीशन है जर्मिनल एपिथेलियम। फर्स्ट जो आवरण है वो कौन सा है? जर्मिनल एपिथेलियम। कौन सा आवरण है? जर्मिनल एपिथेलियम फर्स्ट आवरण है। आप कह सकते हो कि सेमिनिफेरस नलिका में 2 प्रकार की कोशिकाओं से बना आवरण पाया जाता है। फर्स्ट प्रकार की कोशिका जर्मिनल एपिथेलियम, जिसे क्या बोला जाता है? जनन उपकला कहा जाता है। दूसरी कंडीशन जो होती है वो होती है सर्टोली कोशिकाओं की। दूसरी कंडीशन कौन सी हो जाएगी? सर्टोली कोशिकाएं बोल सकते हैं, सर्टोली सेल। कौन सी सेल हो जाएगी? सर्टोली सेल। तो जो सेमिनिफेरस नलिकाएं हैं, सेमिनिफेरस नलिकाओं में 2 प्रकार का आवरण है, 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, जिन्हें क्या बोला जाता है? जर्मिनल एपिथेलियम कहा जाता है। दूसरा सर्टोली सेल कहा जाता है। जो जनन उपकला है, इनके द्वारा किसका निर्माण किया जाता है? जर्म सेल का निर्माण किया जाएगा, जनन कोशिकाओं का निर्माण किया जाएगा, जो बाद में किसका प्रोडक्शन करेंगे? शुक्राणु के प्रोडक्शन में, शुक्राणु के निर्माण में हेल्प करेगा। क्या हो गया? अपन ने पहले बोल दिया कि जो सेमिनिफेरस नलिका है इनमें शुक्राणु का प्रोडक्शन होता है, निर्माण होता है। तो जर्म सेल के द्वारा शुक्राणु का निर्माण किया जाएगा। दूसरा टर्म है जो सर्टोली कोशिका है, जैसे ही शुक्राणु बन जाएंगे तो उनके लिए पोषण की आवश्यकता पड़ेगी, न्यूट्रिशन की आवश्यकता पड़ेगी। तो पोषण कहाँ से मिलेगा? सर्टोली कोशिकाओं क्या करेंगे? शुक्राणु को पोषण प्रदान करने का काम है। तो सर्टोली कोशिकाएं क्या करेगी? शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का काम करेगी। इस प्रकार से आप कह सकते हो कि जनन उपकला के द्वारा क्या होगा? जनन जो उपकला है उस जनन उपकला के द्वारा तो शुक्राणु का निर्माण किया जाएगा। अपन ने कल भी देखा था कि जो जर्मिनल एपिथेलियम है उसके द्वारा जर्म सेल का निर्माण किया जाएगा।
जर्म सेल से क्या बनेगा, स्पर्मेटोगोनिया बनेगा। स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगी, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड बनेगा, और स्पर्मेटिड से स्पर्म का निर्माण होगा। इस प्रकार से आप कह सकते हो कि जो सेमिनिफेरस नलिकाएं हैं, उन सेमिनिफेरस नलिकाओं में शुक्र जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है, और इस शुक्राणुओं का निर्माण भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के प्रभाव से होता है। और ये शुक्र जनन की प्रक्रिया भी होती है ना, शुक्र जनन की प्रक्रिया भी हार्मोन के प्रभाव से होती है। शुक्र जनन में हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, उसके प्रभाव से प्रक्रिया संपन्न होती है। तो आप बात करते हैं, जैसे आप बात करी सेमिनिफेरस नलिकाएं होगी, और सेमिनिफेरस नलिकाएं कहाँ पर पाई जाती है, संयोजी ऊतक में पाई जाती है। तो ध्यान में रखना, जो सेमिनिफेरस नलिकाओं का जो संयोजी ऊतक है, सेमिनिफेरस नलिकाएं जिसमें पड़ी रहती है, जो संयोजी ऊतक है, उस संयोजी ऊतक में एक विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, जिन्हें बोला जाता है अंतराली कोशिकाएं। क्या बोला जाता है, अंतराली कोशिकाएं, जिसका नाम है इंटरस्टिशियल सेल बोल सकते हो, या इनको लेडी कोशिकाएं कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है, लेडी कोशिकाएं कहा जाता है। कौन सी कोशिकाएं बोला जाता है, इनको कौन सी कोशिकाएं बोला जाता है, अंतराली कोशिकाओं को लेडी कोशिकाएं कहा जाता है। ध्यान में ये रखना है, जो अंतराली कोशिकाएं हैं कहाँ पर पाई जाती है, संयोजी ऊतक में पाई जाती है। दूसरी कंडीशन है, जो लेडी कोशिकाएं है ना, वर्षण की अंतःस्रावी कोशिका होती है। वर्षण की क्या होती है, अंतःस्रावी कोशिका होती है। कौन सी कोशिका होती है, वर्षण की अंतःस्रावी कोशिकाएं होती है। और इन कोशिकाओं के द्वारा, या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जो वर्षण होता है, उस वर्षण में जो अंतःस्रावी ग्रंथि का काम करता है, वर्षण जो एक तरह से अंतःस्रावी ग्रंथि का काम करता है, उस अंतःस्रावी ग्रंथि में जो वर्षण है, उसमें जो अंतःस्रावी कोशिका के रूप में जो काम करेगी, एक तरह से अंतःस्रावी मतलब हार्मोन के, जो अंतःस्रावी कोशिका है मतलब जो लेडी कोशिका है, वो हार्मोन के स्त्रवण से संबंधित भी काम करती है। कौन सा काम करती है, हार्मोन के स्त्रवण से संबंधित, हार्मोन के स्त्रवण से संबंधित काम करती है। और ये हार्मोन कौन सा स्त्रवित करती है, जिसे बोला जाता है लिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन, लिंग हार्मोन। ये लिंग हार्मोन कौन सा होता है, एंड्रोजन्स हार्मोन्स होते हैं। कौन से होते हैं, एंड्रोजन्स हार्मोन होते हैं। और ये एंड्रोजन्स हार्मोन होते हैं, उनको बोला जाता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। कौन सा बोला जाता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहा जाता है। इनको कौन सा हार्मोन कहा जाता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहा जाता है, जो नर में द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षणों का विकास करेगा। जो नर में क्या करेगा, नर में लैंगिक लक्षणों का, द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षणों का विकास करेगा। मतलब आगे की जो विकास जो होता है, वो इस हार्मोन के प्रभाव से होता है। अंतराली कोशिका जैसे फिनिश होती है, तो अपने पॉइंट आता है, वर्षण का ही भाग है रेटी टेस्टिस एंड वासा इफेरेंसिया। रेटी टेस्टिस और वासा इफेरेंसिया क्या होता है कि आपने ये देखा है कि जो सेमिनिफेरस नलिकाएं होती है, अब सेमिनिफेरस नलिका से जितनी भी नलिकाएं पृष्ठ पर जाएगी, सेमिनिफेरस नलिकाओं से जितनी भी नलिकाएं पृष्ठ पर जाएगी, सेमिनिफेरस नलिकाएं आपस में चेंबर से निकलेगी और वो नलिकाएं आपस में एक जाल का निर्माण करेगी। आप तो डायरेक्ट ये बोल सकते हो कि सेमिनिफेरस नलिकाओं से निकलने वाली जितनी भी नलिकाएं वो आपस में मिलकर के एक जाल का निर्माण करती है,
उस जाल को बोला जाता है, जो नेटवर्क सेमिनिफरस नलिकाओं से, इन नलिकाओं से जो जाल का निर्माण होगा, जो नेटवर्क का निर्माण होगा, उस नेटवर्क को क्या बोला जाता है? रेटिटेस्टिस कहा जाता है। जो जाल बनेगा उस जाल को क्या कहा जाता है? रेटिटेस्टिस कहा जाता है। सेमिनिफेरस नलिकाओं से जितनी भी नलिकाएं निकलती है वो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होती है और कनेक्ट होकर के एक जाल का निर्माण करती है, जिसे रेटिटेस्टिस कहा जाता है। क्या बोला जाता है? रेटिटेस्टिस। और ये रेटिटेस्टिस भी आपस में वापस, ये नलिकाएं भी वापस यहाँ से जाती है और ये वापस जाल बना लिया, अरे वापस ज्वाइन हो जाएंगे। और इन रेटिटेस्टिस से जितना भी जाल बनाता है ये वापस कुछ 15 से 20 नलिकाएं होती है, वो 15 से 20 नलिकाओं में वापस एक और नई, मतलब ये आप कह सकते हो जाल वापस कुछ नलिकाओं में जाकर के खुलेगा। ये जाल भी वापस कुछ नलिकाओं में जाल जाकर के खुलेगा और इसको बोला जाता है फिर वासा इफेरेंसिया। क्या बोला जाता है? वासा इफेरेंसिया कहा जाता है। क्या बोला जाता है? वासा इफेरेंसिया कहा जाता है। तो आप कह सकते हो कि रेटिटेस्टिस में क्या होता है? सेमिनिफेरस नलिकाओं से, किनसे? सेमिनिफेरस नलिकाओं से जो नलिकाओं का जाल बनता है उसको रेटिटेस्टिस कहा जाता है। और रेटिटेस्टिस से जो जाल बना है वो जाल वापस एक कुछ नलिकाओं में जाकर के खुलती है, उसको वासा इफेरेंसिया कहा जाता है। और ये वासा इफेरेंसिया अधिवर्षण में जाकर के खुलती है। किस में जाकर के खुलती है? अधिवर्षण में जाकर के खुलती है। तो वापस अपन ने जो अभी तक अपन ने समझाया है, अब इस समझाए हुए चीज को अपन क्या राइट डाउन कर लेते हैं। जल्दी जल्दी आप लिख लो कि वर्षण जो होता है, वर्षण के बाहर कितने आवरण पाए जाते हैं? 3 आवरण पाए जाते हैं। कौन कौन से आवरण पाए जाते हैं? 3 आवरण पाए जाते हैं। 3 आवरण कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट आवरण कौन सा हो गया? फर्स्ट आवरण है ट्यूनिका वेजाइनेलिस। क्या बोला जाता है? ट्यूनिका वेजाइनेलिस। ये ट्यूनिका वेजाइनेलिस आवरण क्या होता है? क्या होता है? वर्षण के सबसे बाहर पाए जाने वाले आवरण को, वर्षण के सबसे बाहर पाए जाने वाले आवरण को क्या कहा जाता है? ट्यूनिका वेजाइनेलिस कहा जाता है। क्या बोला जाता है? ट्यूनिका वेजाइनेलिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्यूनिका वेजाइनेलिस कहा जाता है। और सेकंड कंडीशन, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। कौन सा? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। या आप कह सकते हो ये वर्षण के सबसे बाहर पाए जाने वाला आवरण है। दूसरा कंडीशन है, आप दूसरा कंडीशन है ये, उसके बाद कह सकते हो ट्यूनिका वेजाइनेलिस के बाद, या डायरेक्ट कह सकते हो मध्य में पाए जाने वाले आवरण को, वर्षण का जो बाहरी आवरण है उसके बाद, या डायरेक्ट कह सकते हो मध्य में पाए जाने वाले आवरण को, मध्य में पाए जाने वाले आवरण को ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहा जाता है। क्या कह सकते हो? या ट्यूनिका वेजाइनेलिस के नीचे पाए जाने वाले आवरण को ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहा जाता है। और थर्ड कंडीशन है ट्यूनिका वेस्कुलोसा। कौन सा? ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ट्यूनिका वेस्कुलोसा आप कह सकते हो जो सबसे अंदर पाए जाने वाले आवरण को आप डायरेक्ट ये बोल सकते हो कि ट्यूनिका वेजाइनेलिस ट्यूनिका एल्बुजिनिया के बाद में, या आप कह सकते हो ट्यूनिका एल्बुजिनिया के बाद में पाए जाने वाले सबसे आंतरिक आवरण को क्या कहा जाता है? ट्यूनिका वेस्कुलोसा कहा जा सकता है। तो आप कह सकते हो कि सबसे अंदर की ओर
सबसे अंदर की ओर पाए जाने वाले आवरण को, सबसे अंदर की ओर पाए जाने वाले आवरण को क्या कहा जाता है? ट्यूनिका वेस्कुलोसा कहा जाता है। क्या बोला जाता है? ट्यूनिका वेस्कुलोसा कहा जाता है। शॉर्ट में लिख रहा हूं, क्या बोला जाता है? ट्यूनिका वेस्कुलोसा कहा जाता है। अपन ने बोला कि जो ट्यूनिका वेजाइनेलिस, ट्यूनिका वेजाइनेलिस में, ट्यूनिका वेजाइनेलिस में पेराइटल व विसरल, ट्यूनिका वेजाइनेलिस में पेराइटल व विसरल दो परतें पाई जाती हैं, दो परतें पाई जाती है। ट्यूनिका वेजाइनेलिस में पेराइटल व विसरल दो परतें पाई जाती हैं और इन दोनों परतों के मध्य, इन दोनों परतों के मध्य, इन दोनों परतों के मध्य पाई जाने वाली गुहा को, इन दोनों परतों के मध्य पाई जाने वाली गुहा को, इन दोनों परतों के मध्य पाए जाने वाली गुहा को क्या कहा जाता है? योनि कोश कहा जाता है या योनि देह गुहा कहा जाता है। योनि कोश या योनि देह गुहा कहा जाता है। आया समझ में कि सुरक्षात्मक आवरण में इतना ज्यादा हार्ड नहीं आ गया होगा समझ में। सेकंड पॉइंट है टेस्टिकुलर लोब्यूल। टेस्टिकुलर जो लोब्यूल होता है आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि प्रत्येक वर्षण में किसमें? प्रत्येक वर्षण में लगभग 250 कक्ष, प्रत्येक वर्षण में लगभग 250 कक्ष पाए जाते हैं जिन्हें टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहा जाता है। क्या बोला जाता है? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहा जाता है। दूसरी कंडीशन आप ये कर सकते हो कि जो ट्यूनिका जो एल्बुजिनिया है, ट्यूनिका जो एल्बुजिनिया है ये क्या करेगा? एल्बुजिनिया क्या करेगा? वृद्धि करेगा। ट्यूनिका जो एल्बुजिनिया है ये वृद्धि करेगा और वृद्धि करके क्या करेगा? पटों का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? पटों का निर्माण करता है। और ये पट क्या कहलाते हैं? और ये पट क्या करते हैं? और यह पट क्या करेंगे? वर्षण को, यह पट वर्षण को किस में डिवाइड कर देंगे? कक्षों में या चेम्बर्स में विभाजित कर देते हैं। किसमें विभाजित कर देते हैं? चेम्बर्स में विभाजित कर देते हैं जिन्हें क्या बोला जाता है? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहा जाता है। जिनकी संख्या कितनी होती है? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स की संख्या कितनी होती है? डायरेक्ट आप कर सकते हो। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स की संख्या 250 होती है। उसको लिखवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप कह सकते हो कि जो प्रत्येक वर्षण होता है उसमें लगभग 200 चेम्बर्स होते हैं जिन्हें टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं। या डायरेक्ट आप बोलो कि ट्यूनिका एल्बुजिनिया होता है, अंदर की ओर वृद्धि करेगा
और पटों का निर्माण करेगा। पट क्या कहलाएंगे, ये पट क्या करेंगे, वर्षण को चेम्बर्स में विभाजित कर देंगे और इन चेम्बर को फिर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहा जाता है। अगला पॉइंट अपना है सेमेनिफेरस नलिकाएं। सेमेनिफेरस नलिकाएं क्या कह सकते हो कि आपके जो प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में एक से लेकर 3 अति कुंडलित नलिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है, आप कह सकते हो कि प्रत्येक जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है उसमें 1 से लेकर 3 अति कुंडलित नलिकाएं पाई जाती है। क्या विशिष्ट प्रकार की कुंडलित नलिकाएं पाई जाती है जिन्हें सेमेनिफेरस नलिकाएं या रेता नलिकाएं कहा जाता है। क्या बोला जाता है, रेता नलिकाएं कहा जाता है। ध्यान में रखना, ये रेता नलिकाएं कहाँ पाई जाती है, ये सेमेनिफेरस नलिकाएं, यह नलिकाएं संयोजी उत्तक में धसी रहती है। यह नलिकाएं संयोजी उत्तक में क्या होती है, धसी रहती है। सेमेनिफेरस नलिकाएं कहाँ पर पाई जाती है, सेमेनिफेरस नलिकाएं संयोजी उत्तक में धसी रहती है और यह शुक्राणु का निर्माण भी करती है। यह शुक्राणु का निर्माण करती है। क्या निर्माण करती है भैया, शुक्राणु का निर्माण करती है। और प्रत्येक जो वर्षण होता है, आप कह सकते हो कि प्रत्येक वर्षण में 750 सेमेनिफेरस नलिकाएं पाई जाती है। प्रत्येक वर्षण में क्या पाई जाती है, 750 सेमेनिफेरस नलिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है, 750 सेमेनिफेरस नलिकाएं पाई जाती है। आगे अपन बोल सकते हैं वर्षण की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई सेमेनिफेरस नलिकाएं होती है। वर्षण की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है, इकाई सेमेनिफेरस नलिकाएं होती है। कौन होती है, सेमेनिफेरस नलिकाएं होती है। आया समझ में। एक तो टेस्टिकुलर लोब्यूल होता है, उसमें 1 से 3 कुंडलित नलिकाएं पाई जाती है जिन्हें सेमेनिफेरस नलिकाएं कहा जाता है। सेमेनिफेरस नलिकाएं होती है ना, संयोजी उत्तक में धसी रहती है और ये शुक्राणु का निर्माण करती है। दूसरे के प्रत्येक वर्षण में 750 सेमेनिफेरस नलिकाएं पाई जाती है और वर्षण की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई भी सेमेनिफेरस नलिकाएं होती है। सेमेनिफेरस नलिकाओं का जो भीतरी भाग है, आगे बात करते हैं सेमेनिफेरस नलिकाओं का भीतरी भाग दो प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। 2 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कौन कौन से नाम होता है, पहला है सर्टोली कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं, सर्टोली कोशिकाएं।
क्या कहा जाता है? सर्टोली सेल कहा जाता है। सेकंड पॉइंट कौन सा है? जनन उपकला, जिसे आप जर्मिनल एपिथेलियम कहा जाता है। क्या बोला जाता है? जर्मिनल एपिथेलियम कहा जाता है। तो ध्यान में रखना, अपन बात करेंगे सर्टोली कोशिकाएं होती क्या है, जनन उपकला क्या होती है। फर्स्ट पॉइंट डाल लो, सर्टोली कोशिकाएं। सर्टोली कोशिकाओं के बारे में अपन को लिखना है कि सर्टोली कोशिकाओं को नर्स कोशिकाएं कहा जाता है। फर्स्ट पॉइंट अपना यहां पर बोले कि सर्टोली कोशिकाओं को नर्स कोशिकाएं, सर्टोली कोशिकाओं को नर्स कोशिकाएं या पोषक कोशिकाएं या आलंबक कोशिकाएं, आलंबक कोशिकाएं या सस्टेंटेकुलर कोशिकाएं कहते हैं। सस्टेंटेकुलर सेल्स कहते हैं। सस्टेंटेकुलर सेल्स कहते हैं। उसके बाद आप कह सकते हो इस सेल के क्या क्या कार्य होते हैं। तो सर्टोली सेल के कार्य, सर्टोली सेल्स के कार्य, फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल। सर्टोली सेल क्या क्या फंक्शन करती है? पहला है शुक्राणु को क्या करती है? सहारा व आलंबन प्रदान करती है। शुक्राणु को सहारा व आलंबन प्रदान करना, सहारा व आलंबन प्रदान करना। सेकेंड टर्म है शुक्राणु को पोषण प्रदान करना, शुक्राणु को पोषण प्रदान करना। अगला है जर्म कोशिकाओं को, और बोले तो यह जर्म सेल को पोषण प्रदान करना, क्योंकि जर्म सेल के द्वारा ही शुक्राणु का निर्माण होता है। अगला पॉइंट अगले लिखते हैं। अगला है सर्टोली कोशिकाओं द्वारा, फोर्थ पॉइंट है सर्टोली कोशिकाओं द्वारा एंटी मुलेरियन हार्मोन का, सर्टोली कोशिकाओं द्वारा एंटी मुलेरियन हार्मोन का, सर्टोली कोशिकाओं द्वारा एंटी मुलेरियन हार्मोन का स्त्रवण किया जाता है। किसका स्त्रवण किया जाता है? एंटी मुलेरियन हार्मोन का स्त्रवण किया जाता है। यह भ्रूणीय अवस्था में मादा जनन वाहिनियों के विकास को, यह भ्रूणीय अवस्था में मादा जनन वाहिनियों के विकास को और नर में गर्भाशय के विकास को रोकता है। नर में गर्भाशय के विकास को रोकता है। नर में गर्भाशय के विकास को रोकता है। किसके विकास को रोका? नर में गर्भाशय के विकास को रोकेगा। अगला फिफ्थ पॉइंट है सर्टोली कोशिकाओं द्वारा इनहिबिन हार्मोन का, सर्टोली कोशिकाओं द्वारा
हीबिन सर्टोली कोशिकाओं द्वारा इनिबिन हार्मोन का स्त्रवण किया जाता है। कौन से हार्मोन का स्त्रवण किया जाता है? इनिबिन हार्मोन का स्त्रवण किया जाता है, जो पीयूष ग्रंथि से स्त्रावित होने वाले FSH का संदमन करता है। क्या करता है? FSH का संदमन करता है, जिससे क्या होगा? शुक्राणुओं की संख्या क्या हो जाती है? कम हो जाती है, जिससे शुक्राणुओं की संख्या कम हो जाती है। क्या हो जाएगी? जिससे शुक्राणुओं की संख्या कम हो जाएगी। अगला पॉइंट है सर्टोली कोशिकाओं के द्वारा सर्टोली कोशिकाओं के द्वारा एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का किसका? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का स्त्रवण किया जाता है। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का स्त्रवण किया जाता है। किसका स्त्रवण किया जाता है? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का स्त्रवण किया जाता है, जो कि सेमेनिफेरस नलिकाओं में किसमें? सेमेनिफेरस नलिकाओं में क्या करता है? टेस्टोस्टेरोन, जो सेमेनिफेरस नलिकाओं में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को क्या करता है? सांद्रित करता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को क्या करता है? सांद्रित करता है। सांद्रित का मतलब होता है गाढ़ा। तो आप कह सकते हो सर्टोली कोशिकाओं के द्वारा एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का जो स्त्रवण किया जाएगा, जो क्या करेगा? सेमेनिफेरस नलिकाओं में जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसको क्या करेगा? सांद्रित करेगा। आ रही होगी थोड़ी थोड़ी राइटिंग समझ में, तो ध्यान में रख लेना। नहीं आए तो कमेंट में भेज देना, मैं दोबारा आपको बता दूंगा। सेकंड पॉइंट अपना स्टार्ट होता है सेमेनिफेरस नलिकाओं के बाद जर्मल क्या होगा? मेल जर्म सेल या जनन उपकला। अब इस जनन उपकला में क्या होगा? जो सेमेनिफेरस नलिका है, सेमेनिफेरस नलिका की जनन उपकला में कौन सा विभाजन होगा? समसूत्री विभाजन द्वारा। कौन सा विभाजन द्वारा? समसूत्री विभाजन द्वारा किसका निर्माण किया जाएगा? समसूत्री विभाजन द्वारा स्पर्मेटोगोनिया का किसका निर्माण होगा? स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण होता है। स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण करती है। अब क्या होगा? स्पर्मेटोगोनिया क्या होगी? आकार में बड़ी होगी। तो क्या होगा? स्पर्मेटोगोनिया आकार में बड़ी होकर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है?
प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है भैया? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण करती है। फिर क्या होगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण करती है, जो कि एक अगुणित कोशिका होती है। अब इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा? और यह सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट किसका निर्माण करेगी? यह सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटिड का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? इस सेकेंडरी स्पर्मेटिड का निर्माण, या आप कह सकते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटिड का निर्माण करती है। और यह स्पर्मेटिड शुक्र कायांतरण द्वारा, यह स्पर्मेटिड क्या होगा? शुक्र कायांतरण द्वारा किसका निर्माण किया जाएगा? शुक्र कायांतरण की क्रिया द्वारा, शुक्र कायांतरण की क्रिया द्वारा क्या होगा? अगुणित शुक्राणु का निर्माण होता है। क्या होता है? अगुणित शुक्राणु का निर्माण होता है। और क्या होगा फिर? किसका निर्माण हो गया? अगुणित शुक्राणु का निर्माण होता है। और परिपक्व शुक्राणु सेमिनिफेरस नलिका की गुहा में, परिपक्व शुक्राणु सेमिनिफेरस नलिका की गुहा में स्वतंत्रता पूर्वक पाए जाते हैं। आगे क्या देखते हैं कि सेमिनिफेरस नलिका में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के प्रभाव से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के प्रभाव से क्या होता है? शुक्र जनन की क्रिया के प्रभाव से शुक्र जनन की क्रिया होती है। क्या होती है? शुक्र जनन की क्रिया होती है, जो शुक्राणु का निर्माण करती है। जो क्या करती है भैया? शुक्राणु का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? शुक्राणु का निर्माण करती है। और इस शुक्र जनन की क्रिया को
शुक्र जनन की क्रिया को, इस शुक्र जनन की क्रिया को पीयूष ग्रंथि से कौन सी ग्रंथि से? पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला, पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला, पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला FSH व LH, कौन कौन से हार्मोन? FSH व LH हार्मोन इस शुक्र जनन की क्रिया को पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले या निकलने वाला, कुछ भी बोल सकते हो, निकलने वाले FSH व LH हार्मोन उत्तेजित करते हैं। क्या करते हैं? उत्तेजित करते हैं। पॉइंट स्टार्ट करते हैं। सेमेनिफेरस नलिकाओं के बाहर की ओर क्या पाई जाती? अंतराली कोशिकाएं पाई जाती। तो आप कह सकते हो कि सेमेनिफेरस नलिकाओं के बाहरी क्षेत्र में आप कह सकते हो संयोजी उत्तक मान सकते हो भैया। सेमेनिफेरस नलिकाओं का जो बाहरी क्षेत्र है, जो संयोजी उत्तक है, उस संयोजी उत्तक में क्या पाई जाती है? या आप कह सकते हो बाहरी क्षेत्र में क्या पाया जाता है? संयोजी उत्तक पाया जाता है। बाहरी क्षेत्र में क्या पाया जाता है? संयोजी उत्तक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? संयोजी उत्तक पाया जाता है, जिसमें छोटी छोटी ब्लड वेसल्स व अंतराली कोशिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है? छोटी छोटी ब्लड वेसल्स व अंतराली कोशिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है? अंतराली कोशिकाएं पाई जाती। अब आगे बात करते हैं, अंतराली कोशिकाओं की बात करें कि अंतराली कोशिकाएं वर्षण की अंतःस्रावी कोशिकाएं हैं। कौन सी कोशिकाएं? अंतःस्रावी कोशिकाएं हैं। अंतःस्रावी कोशिकाएं क्या है? क्योंकि ये क्या करती है? हार्मोन का स्रावण करती है। क्या करती है? हार्मोन का स्रावण करती है। लेडी कोशिकाएं हैं, लेडी कोशिकाएं या अंतराली कोशिकाएं क्या करती है? कोलेस्ट्रॉल क्या? लेडी कोशिकाएं क्या करती है? कोलेस्ट्रॉल का उपयोग करके, किसका करके? कोलेस्ट्रॉल का उपयोग करके लिंग हार्मोन स्रावित करती है। किसका हार्मोन करती है? किसका स्रावण करती है? लिंग हार्मोन का स्रावण करती है। किसका स्रावण करती है? लिंग हार्मोन का स्रावण करती है। जैसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एक प्रकार का कौन सा हार्मोन है? एंड्रोजन्स हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है? एंड्रोजन्स हार्मोन है। जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ना, वो एक प्रकार का कौन सा हार्मोन है? एंड्रोजन्स हार्मोन है।
आगे बोल सकते हैं इन कोशिकाओं में एंजाइम्स का बहुत भंडार होता है। क्या होता है? एंजाइम्स का बहुत भंडार होता है, मतलब एंजाइम्स बहुत अधिकता से पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, जो स्टीरॉयड नाम सुना ना, जो स्टीरॉयड के जैव संश्लेषण, वह क्या काम करते हैं, जो स्टीरॉयड के जैव संश्लेषण में वो साथ में क्या करते हैं, जैव रूपांतरण में सहायक होती है। क्या होती है? जैव रूपांतरण में सहायक होती है। आया समझ में? ध्यान में रखना, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है? यह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एक नर लैंगिक हार्मोन है। क्या है? एक नर लैंगिक हार्मोन है, जिसके द्वारा नर में द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षणों का विकास होता है, जिसके द्वारा नर में द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षणों का क्या होता है? विकास होता है। किसका विकास होता है? द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षणों का विकास होता है। अगला पॉइंट अपन देखते हैं, सेमेनिफेरस नलिकाओं में अपने 2 पॉइंट हो गए थे। सेमेनिफेरस नलिकाओं में अपन ने फर्स्ट पॉइंट देखा था कि एक तो सर्टोली कोशिकाएं अपन ने स्टडी करा। सर्टोली कोशिकाओं के बाद सेकंड पॉइंट अपन ने जनन उपकला देखा। जनन उपकला में साथ साथ में अपने अंतराली कोशिकाएं देखा, ठीक है ना। तो उसके बाद फोर्थ पॉइंट अपन देखते हैं सर्टोली। इसके बाद जो कोशिकाएं होती है, जो सेमेनिफेरस नलिकाएं होती है, सेमेनिफेरस नलिकाओं के बाद अपन रेटिटेस्टिस वासाइफेरेंस से करते हैं। सेमेनिफेरस नलिकाओं से क्या होती है? जो भी नलिकाएं होती है, सेमेनिफेरस नलिकाएं पृष्ठ में जाकर के एक जाल बनाती है, उसे अपन क्या बोलते हैं? रेटिटेस्टिस करते हैं। रेटिटेस्टिस में वापस एक 12 से 20 नलिकाओं में जाकर के मिलता संयुक्त होती है, उनको अपन वासाइफेरेंस से करते हैं। तो क्या होगा? यह सेमेनिफेरस नलिकाएं मीडिया स्टेनम, कौन सा? मीडिया स्टेनम से होती हुई पृष्ठ में जाती है। कहाँ जाती है? पृष्ठ में जाती है। और ये नलिकाएं आपस में मिलकर एक जाल का निर्माण करती है। एक जाल का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? एक जाल का निर्माण करती है, जिसे रेटिटेस्टिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेटिटेस्टिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
रेटिटेस्टिस कहा जाता है। आपने क्या देखा, जो सेमिनिफरस नलिका है मीडिया स्टेमनम का पृष्ठ में जाएगी और पृष्ठ में जाकर के एक जाल का निर्माण करेगी। उस जाल को अपन क्या बोल रहे हैं, रेटिटेस्टिस कहते हैं। अब क्या होगा, रेटिटेस्टिस आपस में संयुक्त होकर रेटिटेस्टिस आपस में संयुक्त होकर, किसमें संयुक्त होकर, आपस में संयुक्त होकर 12 से 20 क्या बनाती है, 12 से 20 नलिकाएं बनाती है। 12 से 20 नलिकाएं बनाती है जिन्हें वासा इफेरेंसिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वासा इफेरेंसिया कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, वासा इफेरेंसिया कहा जाता। अरे ये वासा इफेरेंसिया कहाँ जाकर के खुलेगी, और ये नलिकाएं या वासा इफेरेंसिया, यह नलिका है वर्षण की ऊपरी पृष्ठ पर, और ये नलिकाएं वर्षण की ऊपरी पृष्ठ पर क्या होती है, ऊपरी पृष्ठ सतह से बाहर आती है। क्या आती है, ये वासा इफेरेंसिया होगी नहीं, ये नलिकाएं क्या होगी, वर्षण की ऊपरी पृष्ठ सतह से क्या होगी, बाहर आएगी। और ये सभी नलिकाएं एक नलिका में खुलती हैं, और ये सभी नलिकाएं एक नलिका में खुलती है। और ये सब नलिकाएं कहाँ खुलती है, एक नलिका में खुलती है। किसमें खुलती है, एक नलिका में खुलती है। और ये नलिका कैसी होती है, और ये नलिकाएं क्या होगी, एक नलिका में खुलेगी। और ये नलिका अत्यधिक कुंडलित होती है। यह नलिका कैसी होती है, यह नलिका अत्यधिक कुंडलित होती है, जिसे अधिवर्षण कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, अधिवर्षण कहा जाता है। तो ध्यान में रखना, पहले रेटिटेस्टिस पृष्ठ पे जाएगा, और ये रेटिटेस्टिस आगे जाकर के किसका निर्माण करेगा, वासा इफेरेंसिया में निर्माण करेगा। और ये वासा इफेरेंसिया आगे जाकर के किसमें जाकर के खुलती है भैया, वासा इफेरेंसिया किसमें जाकर के खुलेगी, रेटिटेस्टिस किसमें जाकर, वासा इफेरेंसिया जाकर के किसमें खुलेगी, अधिवर्षण में जाकर के खुलती है। इस प्रकार से आगे अपन बात करेंगे अधिवर्षण के बारे में। तो आज का जो लेक्चर है, जो समझ में नहीं आया, इस कमेंट में लिख करके आप मुझे सेंड कर सकते हैं। और इस वीडियो को आप लाइक करें हैं, और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा जो भी अपने 12th के बच्चे हैं उनको बताइए। जो भी आपको प्रॉब्लम आती है उसको शेयर की जाएगी, उसको आप बता सकते हो। थैंक यू।